हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। और दोस्तों, आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो 7वां बैच है, यानी कि जो हमारा प्रतिज्ञा प्लस लास्ट बैच है, यानी कि वो बैच जिसमें अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो पूरी फीस वापस हो जाएगी, वो बैच शुरू हो रहा है 8 अक्टूबर से। और एक चीज और मैं क्लियर करता चलूं कि ये बैच 18 अक्टूबर तक, यानी कि 18 अक्टूबर तक इस बैच में एडमिशंस होंगे। आपको क्या करना है, studiiq.com विजिट करना है और हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल को चूज करके विकास लाइव कोड का प्रयोग करना है। बाकी आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़े कुछ विशेष बातों की, जिनका आपको ध्यान देना है और क्यों ये इतना जरूरी है, इस पे हम लोग बात करेंगे। आप देख सकते हैं, इसकी डिटेल में वापस से दूंगा। आते हैं थोड़े कुछ और बिंदु पे बात करते हैं, ठीक है। जब हिंदी साहित्य की हम लोग बात करते हैं ना, देखिए, जब हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो बहुत से बच्चे पूछते हैं अक्सर कि सर, हिंदी साहित्य क्यों इतना विशेष है। देखिए, अगर मैं सिर्फ हिंदी भाषा की बात करूं तो शायद से सबसे ज्यादा रिजल्ट अगर हिंदी भाषी छात्रों में किसी वैकल्पिक विषय ने दिए हैं तो वो है हिंदी साहित्य नंबर 1। नंबर 2, मैं अक्रॉस देखूं तो शायद टॉप 2 में हिंदी साहित्य जरूर है, टॉप भी हो सकता है, मतलब नंबर 1 भी हो सकता है, जिसने सबसे ज्यादा रिजल्ट दिए एक वैकल्पिक विषय के तौर पे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के छात्र ले सकते हैं, मतलब एकमात्र ऐसा वैकल्पिक विषय है जिसे दोनों माध्यम के छात्र ले सकते हैं, चाहे आपका हिंदी हो चाहे हो अंग्रेजी। और अगर बात को मैं लिखता जाता हूं, ठीक है, इसको लिखता जाऊं ताकि आपको भी चीजें कुछ कंठस्थ रहे, आपको भी क्लियर रहे। जैसे कि पहली बात की सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला ये ऑप्शनल रहा। और मैं कुछ सिलेबस की भी बात करूंगा, ठीक है, कुछ किताबों की भी बात करूंगा कि किन की आपको जरूरत पड़ेगी। अमूमन तो सारी किताबें कोर्स में आपको मिल जाती हैं, ठीक है। दूसरा, दोनों माध्यम के छात्र ले सकते हैं। दोनों से मेरा मतलब है हिंदी और अंग्रेजी दोनों, ठीक है। साथ में क्या कि आपको जो निबंध का पेपर होता है ना, निबंध का पूरा पेपर, यानी कि जो एसे का, जिसे हम एसे कहते हैं, पूरा जो पेपर होता है वो क्या होता है, कवर होता है। मतलब अगर आपने हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय लिया है तो आप पूरा निबंध कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। आप अभी जाइए हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की प्लेलिस्ट में और वहां पे मेरा वीडियो देख सकते हैं, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की प्लेलिस्ट में, और वहां पे मैंने निबंध का पेपर हिंदी साहित्य से कैसे सॉल्व करें मैंने पूरा बताया हुआ है। साथ में सामान्य अध्ययन में भी योगदान, क्योंकि आपकी आंसर राइटिंग बहुत बेहतर होती है, तो सामान्य अध्ययन के पेपर में भी बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। और क्या बताऊं, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप जीएस पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि अब क्या पढ़ा जाए, अब क्यों पढ़ा जाए, वहां पे हिंदी साहित्य आता है, जो आपकी जो एक रास्ता होती है ना, जो मोनोटोनस लाइफ चल रही होती है, उस लाइफ से आपको निकालता है। मतलब जो मोनोटोनस आपकी लाइफ चल रही है, उस लाइफ से आपको निकाल के बाहर रखता है, और वहां पे आपको नई स्टोरीज, कविताएं, कहानियां पढ़नी है। और सबसे बड़ी बात कि उनको पढ़ के आपको यूपीएससी भी आप पूरी तरीके से क्वालिफाई कर लेंगे। वजह क्या कि आप मोनोटोनस जिंदगी से बाहर आ रहे हैं, और उस जिंदगी में से बाहर आने के बाद भी आप आईएएस के रास्ते पे ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक रास्ता दूर करता है, ठीक है। और जो मुझे लगता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हिंदी के जो स्टूडेंट होते हैं उनके मन में रहता है कि शायद अंग्रेजी मीडियम में ज्यादा नंबर मिल रहा है। जब दोनों माध्यम के छात्र इसको अटेम्प्ट करेंगे तो कैसे क्या कहते हैं, मतलब दोनों माध्यम के छात्र हिंदी में ही लिखेंगे, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि
अंग्रेजी वाले स्टूडेंट को नंबर मिलेगा, भाई दोनों ही हिंदी में लिख रहे हैं, जिसकी हिंदी अच्छी होगी उसको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये तो कुछ ऐसी बातें हुई जिन पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो बहुत ऑब्वियस है और आप खुद जाके देख सकते हैं, जैसे कि इस वैकल्पिक विषय के साथ 300 प्लस नंबर लाना बहुत आसान है। 300 प्लस नंबर लाना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि एक तो सिलेबस छोटा है, स्मूथ है, मैं बहुत अच्छे से पूरे एक एक स्टूडेंट पे 1-to-1 मेंटोरिंग करते हुए ध्यान देता हूं। तो पहली बात तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, नंबर आएंगे, हमारे बैचेस से लोगों ने लाए हैं। इसका मतलब क्या है कि आप भी, अगर आपके अंदर थोड़ी भी इच्छा है कि आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं और आप मोटिवेटेड है, आप भी आराम से 300, मैं कहता हूं 320 330 नंबर आप ले आएंगे। क्यों? देखिए एक चीज समझिए, जब बात करते हैं यूपीएससी की ना, तो आपने एक, मैं आपको मार्क बता देता हूं 850 नंबर का आपको मेंस में, मुख्य परीक्षा में इस नंबर को टारगेट करना है। क्यों? क्योंकि 850 नंबर अगर आपका आ जाता है तो यह बात तो तय है कि आप 100% इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा रहे हैं। आईएएस में 5-6% हो सकता है थोड़ी सी मेरिट आ जाए, तो हो सकता है आप आईएएस के बजाय आईपीएस आ जाए, पर आईएएस आईपीएस आप 100% हो जाएंगे अगर आप मेंस पे ये नंबर टारगेट कर रहे हैं। और इस नंबर तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं आपको इस ई स्क्वायर ओ स्क्वायर के थ्रू जाना पड़ेगा। मतलब क्या? मतलब आपका जो एसे का पेपर है, आपका जो एथिक्स का पेपर है, ठीक है, आपके जो ऑप्शनल के दोनों पेपर हैं, ऑप्स 1 एंड ऑप्स 2, ठीक है, इन दो पेपर में अगर आपने अच्छा कर लिया तो आप 850 बहुत अच्छे से पा सकते हैं। कैसे? ये भी मैं बता दे रहा हूं। सपोज कीजिए कि आपका हिंदी लिटरेचर है और आपने ऑप्शनल में 320 में मान सकता हूं, क्योंकि अगर आप थोड़े भी सिंसियर हैं और आप मेरी कक्षा में पढ़ रहे हैं, मतलब जहां पे आपकी 1-to-1 वर्ड मीनिंग से लेके, मतलब वर्तनी से लेके आपकी पूरे वाक्य और फ्लो तक ध्यान दिया जाता है, अगर उसको अच्छे से कर रहे हैं, एक एक, मुझे लगता है कि शायद मेरे बैच में ऐसा कोई स्टूडेंट हो जिसे ये लगता हो कि मैं समय नहीं देता, मैं प्रॉपर समय दूंगा उसमें, तो आपके 320 नंबर आराम से आ जाएंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं। अगर आपने हिंदी साहित्य बहुत आत्मीयता के साथ पढ़ा है तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप निबंध में बहुत आसानी से 150, मैं 145 कर देता हूं, चलो आप 145 नंबर ला सकते हैं। अगर आप हिंदी साहित्य बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ सिद्धांतिक जो क्लैरिटी होती है वो भी होती है, और कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स, ठीक है, कुछ विशेष बिंदु ऐसे होते हैं जो एथिक्स में भी आते हैं, और खैर मैं एथिक्स भी पढ़ाता हूं, तो मैं मान के चलता हूं कि आप स्टडी आईक्यू ज्वाइन किए हैं, मेरे कोड के साथ में, मेरे बैच में जुड़े हुए हैं, और आप एथिक्स में बहुत आसानी से 120 नंबर ला सकते हैं। अगर मैं इन तीनों नंबर को जोड़ूं, 320, ठीक है, 145 और 120, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये होता है 5, ठीक है, 4 2 6 2 8 और 585, 585 नंबर यहां पे आ रहा है, ठीक है। और मैं बता देता हूं, अब बचे जो आपके, वो बचे GS 2, GS 3, GS 4। एक जनरल ट्रेंड दे लीजिए कि इसमें एवरेज मार्किंग होती है। मैं मान के चलता हूं कि GS 2 में आपको लगभग 90 नंबर मिल जाएंगे अगर आप सिंसियर हैं, ठीक है, और इसमें GS 3 में मैं मान के चलता हूं आपको 80 के आसपास मिल जाएंगे। वैसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर दिया मैंने, इसको 80-90 इसको कर दूं, क्योंकि अमूमन GS 2 में मैंने देखा है कि थोड़ी रफ मार्किंग होती है, ठीक है, 90। और अच्छा सॉरी, GS 1 मुझे लिखना था यहाँ पे, मैं GS 4 तो यहाँ पे लिख ही चुका हूँ, GS 4 तो मैं ऑलरेडी लिख ही चुका हूँ यहाँ पे, GS 4 एथिक्स आपका GS 4 है, इसको मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, ठीक है। अब आपने इसमें भी आपने अचीव किए 90 नंबर। अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये बनता है कितना है, 0 और 9 दूना 18, 18 8 26, 260। अब अगर ये 260 है, ठीक है, अगर आप 260 इसमें जोड़ते हैं, 260 इसमें अगर आप जोड़ते हैं तो ये हुआ 5, ये हुआ 8 6 14 4 5 2 7 1 8, 845। ये देख रहे हैं आप, 850 नंबर के एकदम करीब है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पे आराम से 10 नंबर की गुंजाइश है, मतलब आप 855 नंबर पे पहुंच जाएंगे। और अगर आप 855 नंबर पे पहुंच रहे हैं, हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स हैं, आपकी भाषा पे पकड़ है, आपकी भाषा पे कमांड है, आपको पता है कि कहां पे कौन सा उदाहरण देना है, कहां पे सूक्ति बोलनी है, कहां पे कविता बोलनी है, कहां पे हमको गद्य की लाइन बोलनी है, तो आप इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे नंबर पाएंगे। और लिख के ले लीजिए कि इस नंबर के साथ में आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि प्रॉपर आईएएस में सेलेक्ट होंगे। आप अभी जाइए, रिजल्ट जो 2023 के रिजल्ट है उसको खोल के देख लीजिए, आपको क्लियर स्थिति मिल जाएगी। तो मतलब क्या है कि हिंदी लिटरेचर एक ऐसा ऑप्शनल है जो आपको क्लियर कट आपको
क्या बता रहा है? आपको विनर बना रहा है, आपको सिलेक्शन दे रहा है हिंदी साहित्य, ठीक है, हिंदी साहित्य जो है वो आपको क्लियर कट विनिंग ट्रैक पे ला रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, studiiq.com विजिट करके आप हिंदी साहित्य प्रतिज्ञा प्लस लास्ट बैच, ये 18 अक्टूबर को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। तो 8 अक्टूबर से शुरू, 18 अक्टूबर में बैच क्लोज हो रहा है, मतलब इसके बाद इस बैच में एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, नए बैचेस आते रहेंगे, पर ये जो मेरा 7वां बैच है, जो प्रतिज्ञा प्लस लास्ट बैच है, जिसमें आपकी प्रिलिम्स क्वालिफाई करने के बाद पूरी फीस वापस हो जाएगी, जिसमें 1-to-1 मेंटोरिंग होती है, आपको हर क्लास के बाद जो बोर्ड नोट्स है वो मिलती है, हर क्लास में आपका डाउट सेशन होता है, हर क्लास में प्रॉपर डिटेल मेंटोरिंग होती है, क्वेश्चंस आपके सुने जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलती है, क्रक्स मिलता है, वो पूरी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, ठीक है। और कुछ मैं बातें करता चलूं, अगर हिंदी साहित्य की बात ही कर रहा हूं तो हिंदी साहित्य की अगर बात की जाए ना, तो देखा जाए तो इसमें बेसिकली, अगर हिंदी साहित्य को मैं बोलूं, एक मिनट रुकिए, ये बैच शुरू कहां से हो रहा है मैं ये भी बताता चलूं आपको। अगर आप हिंदी साहित्य की बात करते हैं, ठीक है, तो हिंदी साहित्य में बेसिकली 2 खंड है, ठीक है, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2, ठीक है। अब इनको भी देख लेते हैं। प्रश्न पत्र 1 की अगर बात की जाए तो इसमें क्या है, 2 खंड हैं आपके, ठीक है, खंड क, खंड ख, ठीक है। सेम यहां पे भी आपको खंड क मिलेगा, खंड ख मिलेगा, ठीक है। प्रश्न पत्र 1 खंड क जो है, इसमें क्या है, इसमें आपको, एक मिनट, इसमें आपको हिंदी भाषा तथा जो नागरी लिपि है ना, ये आपको पढ़ना है। मतलब हिंदी भाषा और इसकी जो लिपि जिसमें मैं लिख रहा हूं, देवनागरी लिपि, इसका इतिहास पढ़ना है। जो क है इसमें, मतलब प्रश्न पत्र 1 का जो खंड क है, इसमें क्या पढ़ना है आपको, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है। किसका, हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रश्न पत्र 2 का खंड क है, इसमें आपको पद्य पढ़ना है। और प्रश्न पत्र, एक मिनट, ठीक है, प्रश्न पत्र 2 का खंड क है, इसमें पद्य पढ़ना है। और प्रश्न पत्र 2 का जो खंड ख है, इसमें आपको, सॉरी, इसमें आपको गद्य पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। जो पद्य पढ़ना है, इस पद्य में आपको मध्यकालीन कवियों को पढ़ना है और आधुनिक कवियों को पढ़ना है। और आधुनिक कवियों में से ही जो मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है, आधुनिक कवियों में से ही जो मैथिली शरण गुप्त हैं, यहां से आपका ये बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, यहां से आपका क्या शुरू हो रहा है, बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। बात की जाए बाकी टॉपिक्स की, तो कहीं ना कहीं ये एक सर्किल है, सर्किल में जो चीजें आती जाएंगी आपको पढ़ते जाएंगे उसी क्रम में, और ये सर्किल फिर पूरा होगा और आप पाएंगे कि हिंदी साहित्य का सिलेबस आपके फिंगर टिप्स पे है, हर एक चीज आपको डिटेल में याद है। तो जो प्रश्न पत्र 2 खंड क मैथिली शरण गुप्त जो है, यहां से आपका जो आधुनिक कवि है वहां से आपका शुरू हो रहा है। वैसे मैं बताता हूं, जब हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ते हैं तो कुछ चीजें हैं, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर क्या है ये इतिहास। मैं देखो आपको एक बहुत क्लियर कट बताता हूं कि जब हमने वेदों की लैंग्वेज देखी, शास्त्रों को देखा, तो हमने देखा कि एक भाषा है जिसे हम कहते हैं संस्कृत। कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा में हम देखते हैं कि बहुत सारे उसमें सूक्तियां, बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं। यही संस्कृत जब लोगों के बीच में आई ना, तो हमको एक भाषा देखने को मिली जिसे हम कहते हैं लौकिक संस्कृत, ठीक है। यह है अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड और कहीं ना कहीं लेटर ऋग्वैदिक पीरियड की, यानी कि पूर्व जो क्या कहते हैं ऋग्वैदिक काल है और उत्तर ऋग्वैदिक काल है, वहां की भाषाएं हैं। लेकिन जब हम लौकिक संस्कृत से आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि वैदिक
जो धर्म में कुछ बुराइयां थी उनके कारण बुद्धिज्म और जैनिज्म यानी कि बौद्ध और जैन दो धर्म वहां पे देखने को मिलते हैं। तो वहां पे हमको कहीं ना कहीं पाली और कहीं ना कहीं हम जो 16 महाजनपदों को पढ़ते हैं तो पाली और प्राकृत हमको जो भाषाएं हैं ये देखने को मिलती हैं, ठीक है। और जब थोड़ा सा देखते हैं लगभग चौथी से लेकर 9वीं शताब्दी तक, ठीक है, जब चौथी से लेकर हम देखते हैं 9वीं शताब्दी तक, तो वहां पे हमको देखने को कहीं ना कुछ और भाषाएं मिलती है, जैसे कि हमको अपभ्रंश देखने को मिलती है, अपभ्रंश और अवहट्ट देखने को मिलती है, ठीक है। और इसका जो इसके बाद का पड़ाव आता है, ठीक है, इसके बाद का जो पड़ाव आता है वहां पे कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलती है पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी। और फिर पुरानी हिंदियों के बाद हमने एक सैलाब देखते हैं जहां पे हमको बहुत सारी बोलियां दिखती हैं, जैसे हमको अवधी दिखती है, ठीक है, हमको ब्रज दिखती है, ठीक है, भोजपुरी दिखती है, और उसी में हमको एक दिखती है खड़ी बोली। इसी खड़ी बोली में हम बात कर रहे हैं, इसी खड़ी बोली में हम लिख रहे हैं, और इस खड़ी बोली में मैक्सिमम साहित्य आपको पढ़ना है, विकास भी पढ़ना है। हालांकि अगर बात की जाए हिंदी साहित्य के सिलेबस की, जो प्रश्न पत्र 1 है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमको ये जो यहां से हमको आगे पढ़ना है, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इस विकास क्रम को समझाते हुए मैं आपको डिटेल में सिलेबस खत्म कराऊंगा। हालांकि जब हम बात करते हैं, जब यहाँ पे मैंने बात की सिलेबस की, तो हिंदी साहित्य का इतिहास आता है जब, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि कैसे हमको एक काल मिलता है, ठीक है, आदि काल दिखते हैं हम लोग, ठीक है, जहां पे हमको सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, अमीर खुसरो का साहित्य, रासो साहित्य, ठीक है, विद्यापति आदि देखने को मिलते हैं। अपभ्रंश अवहट्ट की यहाँ पे आपको बहुलता दिखेगी। इसके बाद आप देखोगे भक्ति काल, ठीक है, इसके बाद आपको दिखता है क्या, भक्ति काल, ठीक है। भक्ति काल में अगर देखा जाए तो भक्ति काल में आपको यहाँ पे 2 इसके वर्जन्स दिखते हैं, यानी कि एक आपको दिखता है जहां पे आपको सगुण भक्ति दिखती है, और एक जहां पे आपको निर्गुण भक्ति दिखती है, ठीक है। बात की जाए अगर सगुण भक्ति की, तो कहीं ना कहीं सगुण भक्ति में आपको यहां पे आपको राम भक्ति दिखती है, ठीक है, राम भक्ति धारा, और आपको कृष्ण भक्ति धारा दिखती है, ठीक है। ऐसे ही निर्गुण की बात की जाए तो आपको यहां पे ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, ये 2 धाराएं दिखती हैं। ज्ञानाश्रयी यानी कि संत शाखा, प्रेमाश्रयी यानी कि सूफी शाखा, ये आपको यहां पे देखने को मिलता है। अब बात की जाए तो राम भक्ति में आपको ये जो राम भक्ति धारा है जिसकी हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, यहां पे आपको पढ़ना है किसको, तुलसीदास को। हालांकि जब हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो हम सभी राम भक्त कवियों को पढ़ेंगे जो प्रमुख हैं, सभी कृष्ण भक्त कवियों को पढ़ेंगे जो प्रमुख है, लेकिन जब हम पद्य पढ़ेंगे तो हमको पद्य में किसको पढ़ना है, तुलसीदास को पढ़ना है। जब हम कृष्ण भक्ति की बात करते हैं तो आपको कृष्ण भक्ति में किसको पढ़ना है, यहाँ पे आपको सूरदास को पढ़ना है, ठीक है, सूरदास को पढ़ना है। अच्छा, तुलसीदास की बात की जाए तो इनका सुंदरकांड आपको पढ़ना है, जो रामचरितमानस का सुंदरकांड है ये आपके सिलेबस में, और आपका कवितावली जो है वो आपके सिलेबस में। ये जो अवधि में लिखा गया, ये जो ब्रजभाषा में लिखी गई, सूरदास ब्रजभाषा में, भ्रमर गीत सार जो है वो आपके सिलेबस में, ये आपको पढ़ना है। ज्ञानाश्रयी शाखा में जो संत कवि थे उनमें आपको कबीर को पढ़ना है। आपको किसको करना है, कबीर को। और कबीर की भी जो साखियां हैं, साखी सबदरमैनी हमको पता है बीजा संग्रहण है, उसमें साखियों में आपको गुरुदेव को अंग, ठीक है, सुमिरन को अंग और विरह को अंग, ये आपको पढ़ना है। जब आप प्रेमाश्रयी पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना है किसको, मलिक मोहम्मद जायसी को, मलिक मोहम्मद जायसी को। जायसी की भी किसको, पद्मावत जो इनकी है, पद्मावत में भी क्या, नागमती वियोग खंड और सिंघल दीप खंड जो है ये आपको सिलेबस में, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। भक्ति काल के बाद हमने भक्ति काल तक की बात की थी। भक्ति काल के बाद आपको कहीं ना कहीं रीति काल देखने को मिलेगा, ठीक है। रीति काल में भी आपको 4 शाखाएं मिलेंगी, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति इतर, इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इनके एक प्रमुख कवि हैं जिनका नाम है बिहारी लाल, ठीक है, जिनका नाम है बिहारी लाल, जिनको आपको डिटेल में प्रश्न पत्र 2 यानी कि ये जो खंड क है पद्य, इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है, इसमें बिहारी लाल को आपको पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रीति काल के बाद अगला है आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल। और इस आधुनिक काल में आपको बहुत सारे इसमें खंड है, भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद है,
प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, ऐसे पूरा देखेंगे। तो इसमें बहुत सारे कवियों को पढ़ना है। इसमें मैथिली शरण गुप्त जो द्विवेदी युग से आते हैं, उसके बाद आप अगर बात करें तो छायावाद में जो 4 प्रमुख स्तंभ है उसमें से 3 प्रमुख स्तंभ आपके सिलेबस में, यानी कि निराला आपके सिलेबस में है, पंत सुमित्रानंद पंत आपके सिलेबस में, जयशंकर प्रसाद आपके सिलेबस में। फिर प्रगतिवाद प्रयोगवाद पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से हम इस सिलेबस को भी आगे ले जाएंगे। इसी में से जो दूसरा है यानी द्विवेदी युग है, इसमें जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, यहां से आपका बैच शुरू होगा। मैथिली शरण गुप्त से आपका बैच शुरू होगा। तो ये एक मैंने एनालिसिस दे दिया कि इस तरीके से पढ़ना है। खैर, मैं एक चीज और बता चलूं, जब आप स्टडी आईक्यू में हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय जो मैं पढ़ा रहा हूं, जब आप इसको लेके आएंगे तो मैं बता दूं कि देखिए, आपको खंड क में कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, खंड ख में कोई किताब, मेरे नोट्स काफी हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड क में किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इनको नॉवेल्स आपको जरूर खरीदने पड़ेंगे कुछ, क्योंकि नॉवेल्स बहुत लेंदी होते हैं, 300 400 200 250 पन्नों के, पूरा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है तो हम उसको आपको उसकी पीडीएफ नहीं दे सकते, बल्कि इनकी व्याख्या सहित पीडीएफ मैं आपको खुद से बना के दूंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है आपको लेना पड़ेगा। मैं लिंक आपको, जब आप मेरे बैच से एनरोल हो जाएंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, वहां पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप किताबें खरीद सकते हैं। वहीं पे मैं आपकी कॉपियां चेक करूंगा, वहीं पे मैं आपको बाकी नोट्स दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, मेंटोरिंग करूंगा, सब कुछ। बाकी लाइव क्लास में मेंटोरिंग डाउट सेशन तो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये है एक हिंदी साहित्य का एक ओवरऑल मैंने जो आपको आउटलुक बताया। इस तरह के हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा और बाकी कुछ इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसका महत्व है, बाकी फिर से बताता चलूं कि जो हमारा प्रतिज्ञा प्लस लास्ट बैच है, ठीक है, जो हमारा प्रतिज्ञा प्लस लास्ट बैच है, ये जो है, ठीक है, इसमें 18 अक्टूबर तक एडमिशन चलेगा। ध्यान रखिएगा, 18 अक्टूबर तक एडमिशन चलेगा। जिस चीज का ध्यान रखना है वो है ये कोड, यानी कि विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। 14,999 रुपए इसका प्राइस है, ठीक है। बैच नंबर ये 7 है, टोटल देखा जाए तो बैच नंबर 7 है, लेकिन प्रतिज्ञा प्लस का ये लास्ट बैच है। अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है, अगर आपका प्री हो जाता है क्वालिफाई, तो ये पूरी फीस जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी, वापस हो जाएगी। पूरी फीस क्या हो जाएगी, वापस। तो देर नहीं करना है, अभी आप विजिट करेंगे studiiq.com, मैं आपको दिखा देता हूं, आप विजिट करेंगे, यहाँ पे देखिए studiiq खुला हुआ है, ठीक है। studiiq.com पे आपको क्या करना है, आप studiiq.com पे मैं देखता, तो ये देखिए ऑप्शनल है, यहाँ पे ऑप्शनल पे आप जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे ऑप्शनल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको हिंदी लिटरेचर ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आप आएंगे, अभी इसका प्राइस ये दिखा रहा है, लेकिन जब आप मेरा कोड लगाएंगे, यानी कि जब आप कोड लगाएंगे विकास लाइव, VIKAS, एक मिनट, ठीक है, VIKASLIVE, विकास लाइव कोड जब लगाएंगे तो आप ये कोड लगा के आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी इस बैच की जो डिटेल्स है, आप यहाँ पे जब जाएंगे, इस बैच पे क्लिक करके यहाँ पे इस बैच की डिटेल्स को देख सकते हैं, पीडीएफ देख सकते हैं, तमाम चीज देख सकते हैं। कि मैं दिखा देता हूं आपको, ये आप गए यहाँ पे बाई नाउ पे जाएंगे, ठीक है, और ऐड प्रोमो कोड पे जाएंगे। अब ऐड प्रोमो कोड पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको VIKASLIVE, विकास लाइव, VIKASLIVE, एक मिनट, VIKASLIVE, विकास लाइव कोड लगाना है। और यहाँ पे जब देखिए 18,749 दिखा रहा है, जब आप अप्लाई कर देंगे तो मात्र 14,999 रुपए आ जाएगा, यानी कि 61% की आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है, अभी स्टडी आईक्यू विजिट करके आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। बाकी मैंने इस बैच के बारे में कुछ और चीजें बताई। स्टडी आईक्यू IAS हिंदी चैनल और स्टडी आईक्यू IAS मेन चैनल, दोनों चैनल पे आपको हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। स्टडी आईक्यू IAS हिंदी पे ऊपर ही मिल जाएगी, स्टडी आईक्यू IAS मेन चैनल पे थोड़े नीचे स्क्रॉल करने पे मिलेगी, ठीक है। वहां पे जाके आप बाकी हिंदी साहित्य के वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है तो विजिट करके आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप हिंदी साहित्य से जुड़ सकते हैं। बाकी मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, और हम और भी विषयों पे, मतलब जो हिंदी साहित्य से जुड़े जो प्रमुख विषय हैं, उन पे हम वीडियो लाते रहेंगे। बाकी आप जुड़े रहिए स्टडी आईक्यू से, जुड़िए हिंदी साहित्य से। आपका दिन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।